हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ करेंगे हड़प्पा सभ्यता का क्विज भाग 2। भाग 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, तो भाग 2 को हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने भाग 1 को ख़त्म किया था और इसमें कुल 15 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कौन सा स्थल शंख से बनने वाली वस्तुओं का विशिष्ट केंद्र था? बताइए। अपना आंसर कॉपी में लिखिए और वीडियो के ख़त्म होने पर अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके सही हुए। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नागेश्वर और बालाकोट। नागेश्वर गुजरात में है और बालाकोट जो है वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो ये दोनों ही क्षेत्र अगर हम देखें तो अरब सागर के समीप थे, इसी वजह से शंख इनको आसानी से मिल जाता था और इन दोनों क्षेत्रों से शंख से बनी हुई चूड़ियाँ और करछियाँ मिली है। तो इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि ये शंख उत्पादन के विशिष्ट केंद्र थे। अगर इनका लोकेशन आप देखें तो गुजरात में ये देखिए यहाँ पर है नागेश्वर, और पंजाब में हम आमरी के दक्षिण में देखेंगे तो आपको मिलेगा बालाकोट। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर दीजिए। तो ये थी नगर योजना, यानी कि टाउन प्लानिंग। जो नगर होते थे वो जाल ग्रिड पद्धति पर बनाए जाते थे। जो सड़कें थी, मेन सड़कें, वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और इन सड़कों से जो गलियां निकलती थी उन पर जो मकान होते थे उनके दरवाजे खुलते थे। कभी भी मेन सड़क के ऊपर दरवाजे नहीं खुलते थे और नियोजित जल निकास प्रणाली के तहत नालियों को इन गलियों के साथ साथ बनाया जाता था। तो इस प्रकार काफ़ी नियोजन यहाँ पर देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा कि जो हड़प्पा सभ्यता में दो स्थल थे, जो पूर्वी क्षेत्र था उसको निचला क्षेत्र कहते थे जहाँ पर आम जनसाधारण लोग रहते थे, और विशिष्ट लोगों के लिए जो पश्चिमी क्षेत्र था जिसको कि गढ़ी क्षेत्र बोलते हैं। तो इस गढ़ी क्षेत्र को ऊंचाई देने के लिए पहले कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाए जाते थे और उसके बाद प्रॉपर ऊंचाई मिलने के बाद वहां पर भवनों का निर्माण किया जाता था। उसके बाद है क्वेश्चन 18 कि कौन सा स्थल दोनों ओर से किलेबंद या दुर्गीकृत था? यानी कि जो मैंने आपको बताया गढ़ी क्षेत्र, जो गढ़ी क्षेत्र है और निचला क्षेत्र है, तो इनको दोनों ही तरफ से किसको दुर्गीकृत किया गया था ये बताना है। तो बताइए। तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा एक ऐसा स्थल था जो गढ़ी क्षेत्र को भी दुर्गीकृत करता है और जो निचला क्षेत्र था उसको भी अलग से दुर्गीकृत करता है। ये विशिष्टता कालीबंगा की थी। और इसके अलावा अगर हम कालीबंगा में देखें तो यहाँ पर अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं जो कि हम देखें तो लोथल में भी मिले हैं। लोथल और कालीबंगा दो ऐसे स्थल है जहाँ पर अग्निकुंड या अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं। और कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हैं जो कि आरंभिक हड़प्पा काल के हैं। और ये खेत कैसे हैं? जैसे इस तरह से पैरेलल रेखाएं खींची गई है और फिर इस प्रकार समकोण रेखाएं हैं। ऐसा माना जाता है कि एक ही समय में शायद यहाँ पर दो फसलें उगाई जाती हों। तो ये भी कालीबंगा के बारे में याद रखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट। उसके बाद देखिए, कौन सा स्थल 3 भागों में बटा था? आंसर दीजिए। तो ये स्थल था धोलावीरा, गुजरात में है धोलावीरा। ये स्थल ऐसा था जो 3 भागों में बटा था। इसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा याद रखना चाहें तो यहाँ पर जलाशयों का प्रयोग होता था, खेती के लिए जलाशयों का प्रयोग धोलावीरा में देखने को मिलता है। और धोलावीरा एक उत्कृष्ट शिल्प उत्पादन केंद्र भी था। यहाँ पर पत्थरों का काम किया जाता था। न केवल धोलावीरा बल्कि लोथल और चुन्हू दड़ो वर्तमान में पाकिस्तान में है और ये सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगा नदी के किनारे है। तो धोलावीरा, लोथल और चुन्हू दड़ो, इन तीनों ही स्थानों पर जो पत्थर से संबंधित घिसाई का कार्य, पॉलिश करना और उसको छेद करने का कार्य होता था। और यहाँ पर बड़ी संख्या में छेद करने वाले उपकरण मिले हैं इन तीनों ही स्थानों से। तो यहाँ से जो तैयार माल जो होता था वो दूसरी बस्तियों में ले जाया जाता था, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। इसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता में कौन सा एक जवाहरीय बंदरगाह था? बताइए। तो ये था लोथल। लोथल था जवाहरीय बंदरगाह। यह बड़ा तालाब जो आप देख रहे हैं फोटो में, इसको ऐसा माना जाता है कि ये बंदरगाह था। यहाँ पर समुद्र से आने वाली नावें रुकती थी और यहीं से सामान का चढ़ाना या उतारने का जो काम है वो होता था इस तालाब को। और अभी जो इसको भारत का पहला बंदरगाह भी माना जाता है। और हाल ही में भारत और पुर्तगाल के बीच एक MOU भी साइन हुआ है कि जो यहाँ पर एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा, यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा लोथल में, इसी की याद में, जो कि मैंने आपको बताया जो बंदरगाह है इसकी याद में। तो लोथल में जो एक खासियत ये देखने को मिलती है, मैंने आपको जो बताया था कि
भवनों के जो दरवाजे थे वो मेन सड़कों पर नहीं खुलते थे हड़प्पा किसी भी स्थल में, हड़प्पा के। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थल है जहां पर घरों के जो दरवाजे हैं वो मेन सड़क पर खुल रहे हैं, तो ये एक अपवाद हो गया। इसके अलावा अग्निकुंड यहाँ पर मिले हैं जो कि कालीबंगा में भी मिले थे, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस एकमात्र स्थल की सभी सड़कें पक्की ईंटों की बनी थी, बताइए। तो ये स्थल था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में सबसे विकसित शहर था। यह एक नियोजित शहरी केंद्र था, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था और यहाँ से एक दाढ़ी वाले व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति मिली है जो आप यहाँ देख सकते हैं। इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, पुरोहित राजा। और इसने जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं ये भी यहाँ देखिए, इससे हड़प्पा सभ्यता के वस्त्रों की भी जानकारी मिल रही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 कि सेंधव लोगों ने अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कहाँ किया। 2 सेकंड का समय है, बताइए। तो ये किया था मोहरों पर, जो मोहरें होती थी इन पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिलता है कला का। और ये मोहरें काम क्या आती थी, क्या आप जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। तो ये जो मोहरें थी इनका प्रयोग होता था लंबी दूरियों के जो संपर्क थे उनको सुविधाजनक बनाने के लिए। मान लीजिए सामान से भरा हुआ कोई थैला है जिसमें सामान है, तो उस थैले को किसी स्थान पर भेजना है तो उसके मुहाने पर गांठ लगा दी जाती थी और उस पर चिपचिपी मिट्टी लगाकर मोहर से दबाया जाता था। इसके बाद क्या होता था कि एक छाप बन जाती थी इस पर, इस मिट्टी पर, और जहां सामान पहुंचाना होता था उनको इसके 2 फायदे होते थे। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं है, सही सलामत है, तो ये श्योर रहता था कि रास्ते में सामान से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई और सामान भेजने वाले की पहचान भी इससे होती थी। मान लीजिए ये थैला अगर मेसोपोटामिया जा रहा है तो यहाँ पर हड़प्पा की मोहर लगी होती थी, तो ये भी एक फायदा था। अब देखिए मोहरें जो सर्वाधिक किस आकार की होती थी, मोहरों का आकार क्या था बताइए। तो इसका आंसर है ए, वर्गाकार। मोहरें जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक मिली है वो वर्गाकार है। वैसे तो आयताकार मोहरें भी मिली है, तो जो वर्गाकार मोहरें मिली हैं उस पर 2 खासियत है। एक तो लिपि यानी कि कुछ लिखा गया है जो कि आज तक पढ़ा नहीं गया है, और एक श्रृंगी पशु का जिसका एक सींग होता था उसका चित्र यहाँ पर मिला है। जबकि हम देखें आयताकार मोहरें तो उस पर सिर्फ लिपि मिली है, कोई भी चित्र यहाँ पर नहीं मिला है। तो अगर आप तस्वीर में देखेंगे तो यहाँ देखिए ये है वर्गाकार मोहर जिस पर एक श्रृंगी पशु है और लिपि है, दोनों चीजें हैं। और यहाँ पर देखिए ये 4 मोहरें हैं आयताकार अलग अलग साइज की, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिपि लिखी गई है। इसके बाद देखिए योगी वाली मोहर कहाँ से प्राप्त हुई है, क्वेश्चन नंबर 24, सोचिए। तो ये मिली है मोहनजोदाड़ो से। मैंने आपको बताया भी था कि एक मोहर है जिसमें बीच में एक योगी बैठे हैं और उनके चारों तरफ 4 जानवर है। यहाँ पर हाथी, यहाँ पर बाघ है, गेंडा है यहाँ एक साइड, और गेंडे के नीचे जो है वो है भैंसा। तो इस प्रकार ये 4 जानवर यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर वृषभ नहीं है, ये ध्यान रखिए, योगी वाली मोहर में वृषभ का चित्र नहीं है। उसके बाद देखिए धातु की मूर्ति कैसे बनाई जाती थी, सोचिए। तो ये बनाई जाती थी भ्रष्ट मोम पद्धति से, और इसको हम लुप्त मोम पद्धति भी बताते हैं, बोलते हैं लुप्त मोम पद्धति। अब ये कैसे कार्य करती है मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूं। तो लुप्त मोम नाम से पता चल रहा है कि मोम का लोप हो जाना। तो इसमें क्या होता था कि एक मोम की प्रतिमा बनाई जाती थी, कि जैसे जो भी मूर्ति बनानी होती थी उसकी एक मोम की प्रतिमा बना ली जाती थी। फिर इससे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह से लीप कर सूखने के लिए छोड़ देते थे। जब ये सूख जाती थी तो इसको आग में गर्म करते थे। तो आग में जैसे ही गर्म करते थे तो ये मिट्टी का जो आवरण था ऊपर ये पक जाता था बिल्कुल मोम के ऊपर, लेकिन जो मोम था अंदर से वो पिघलना शुरू हो जाता था और एक छेद के द्वारा इस मोम को बाहर निकाल लिया जाता था। अब ये खाली स्ट्रक्चर मिट्टी का बच गया। तो इसी छेद से जैसे कांसे की मूर्ति बनानी है तो कांसे धातु को पिघलाकर इसी छेद से अंदर डाल दिया जाता था और ये कांसा बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के अंदर फिट हो जाता था। तो जब ये मिट्टी से बिल्कुल धातु भर जाती थी तो इस ऊपर वाली मिट्टी को आराम से उतार लिया जाता था और अंदर से प्रतिमा कांसे की बन जाती थी। तो इस प्रकार बनाई जाती थी और बाद में उसको साफ करके चमका दिया जाता था। तो ये तकनीक थी। और जो हम देखते हैं नर्तकी की मूर्ति, तो वो भी इसी पद्धति से बनाई गई है, जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, सेंधव चित्रकला का साक्ष्य कहां से मिला है, सोचिए।
तो ये मिला है मृद भांडों से, यानी कि बर्तनों से, जो कि लाल और गुलाबी रंग के होते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये कोई पशु का चित्र है, यहाँ पर फूल पत्तियाँ और ये लाल और काले रंग का यूज यहाँ पर किया गया है चित्रों को बनाने के लिए। उसके बाद देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, सोचिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी नाम सिंधु लिपि को दिए गए थे। भाव चित्रात्मक, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चित्र मिले हैं जिनसे कुछ बताने की कोशिश की है। 200-250 से के करीब यहाँ पर चित्र हैं। ये शायद अनपढ़ व्यक्तियों के लिए थे ताकि वो इसको समझ सकें। और कुछ भारतीयों ने इसको गोमूत्रिका लिपि भी कही है। ये इसलिए कहा क्योंकि जब गाय चलती हुई मूत्र त्याग करती है तो लगभग इस प्रकार की एक शेप बना देती है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी दाएं से बाएं लिपि जाती है, फिर बाएं से दाएं आती है और फिर बाएं तरफ जाती है, तो इसको गोमूत्रिका लिपि कहा गया। अंग्रेजों ने इसको बोस्ट्रोफेंडम लिपि कहा। बोस्ट्रोफेडम, कहीं पर बोस्ट्रोफेदम लिखा हुआ है तो इससे कंफ्यूज मत होना, बोस्ट्रोफेदम या फेंडम। और इसके अलावा हलावृत लिपि भी भारतीयों ने इस लिपि को बताया है। और भाव चित्राक्षर की जगह कई बार भाव चित्राक्षर, चित्रात्मक या चित्राक्षर, हाँ भाव चित्राक्षर भी आ जाता है, चित्राक्षर। तो इससे कंफ्यूज मत होना, ये भी लिपि सिंधु लिपि को ही ये संज्ञा दी गई है कि ये भाव चित्राक्षर है। तो भाव चित्राक्षर भी इसको बोलते हैं, हलावृत भी बोलते हैं, गोमूत्रिका भी बोलते हैं और बोस्ट्रोफेंडम भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, सर्वाधिक बड़ा लेखन का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ, सोचिए। तो ये लेखन मिला है उस नगर से जो 3 भागों में विभाजित है। दिमाग पर जोर डालिए, याद आया? तो ये है धोलावीरा से मिला है। और ये 10 मूल चिन्ह प्रयोग किए गए हैं इस लेख में। लेकिन समस्या क्या है, इसको पढ़ा नहीं गया है तो कोई फायदा भी नहीं है। जब तक ये नहीं पढ़ा जाता तब तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ खेती के लिए जलाशयों का प्रयोग होता था धोलावीरा में, मैंने आपको बताया। और धोलावीरा, लोथल और चुन्नूदड़ो में मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर पत्थर के जो शिल्प कार्य था वो बहुत ज़्यादा होता था और छेद करने के उपकरण मिले हैं। मैं आपको बार बार ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल लेक्चर को पूरा करना ही नहीं बल्कि आपको याद करवाना भी है। इसलिए मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ बार बार ताकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं। देखिए, सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक किस प्रजाति के लोग रहते थे, सोचिए। तो ये लोग रहते थे सबसे ज़्यादा भूमध्य सागरीय। वैसे तो हर प्रजाति के लोग मिले हैं लेकिन भूमध्य सागरीय सबसे ज़्यादा रहते थे। और जो अगर हम देखें प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, अगर भारत की हम जनजातियां देखें, वर्तमान में जो जनजातियां भारत में रहती है वो सब प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति की हैं। और हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जैसे असम, मेघालय, नागालैंड, वहाँ पर जो लोग हमारे रहते हैं वो मंगोलाइड हैं। मंगोलाइड का अर्थ है जिनकी आंखें झुकी हुई, पैर छोटे और नुकीले बाल, तो वो लोग मंगोलाइड प्रजाति के हैं, लेकिन हैं वो भारतीय ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी फसल उपजाते थे, बताइए। तो ये लोग केवल रबी की फसल उपजाते थे। और रबी की फसल में ये लोग चावल उपजाते थे, चावल जो कि खरीफ की फसल है, लेकिन ये लोग रबी में उपजाते थे इसे। तो चावल के साक्ष्य अगर देखें हम तो लोथल से मिले थे, लोथल से और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर गुजरात में है जो कि मादर नदी के किनारे है, मादर। और लोथल तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये भोगवा नदी के किनारे है गुजरात में। तो ये साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो यहीं पर ये लेक्चर खत्म होता है, मतलब ये क्विज खत्म होता है। तो सिंधु क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं हड़प्पा के अंतिम क्विज भाग 3 में।